Hello students, I welcome you all for this video series lecture for NEET 2023। आज के इस क्लास में सबसे पहले तो हमारा एक जनरल इंट्रोडक्शन होगा कि क्या है सिलेबस नीट का और कैसे इसकी तैयारी करें। अगर मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊं तो कुल मिला के जो सिलेबस फोकस्ड होता है नीट का वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो हमारी सबसे पहली कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम एनसीईआरटी की अंडरस्टैंडिंग थॉरोली अंडरस्टैंडिंग करें और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमको मिल सके उसको प्रैक्टिस करते जाएं। और इन लेक्चर सीरीज़ के दौरान मैं जब आपको कोई टॉपिक बताऊंगा तो एट द एंड ऑफ द टॉपिक उस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस पे हमारी डिस्कशंस होगी। और फर्दर आप जितना प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी क्लियर होती जाएगी किसी टॉपिक के बारे में। और जब तक आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो नहीं पाएगी तब तक नीट क्रैक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आए दिन आप देखते हो कि जो कट ऑफ है ऑल इंडिया रैंकिंग्स के लिए वो काफ़ी हाई जाती रही है। तो एक काफ़ी हाई टारगेट आपको शुरू से ही सेट करके चलना पड़ेगा और उसके लिए ज़रूरी है आपका एंड्योरेंस, परसिस्टेंस और आपका विल पावर। और कभी भी आज के काम को आप कल पे टालने की कोशिश मत करना। जो चीज़ आज का है उसको आज ही ख़त्म करके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए ये हमारी स्ट्रैटेजी शुरू से ही हम फॉलो करते चलेंगे। तो आज के क्लास में हम शुरू करने वाले हैं हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉल्ड एज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, अगर मैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करूं तो सबसे पहले तो ये आपको अवगत कराएगा हमारे लिविंग वर्ल्ड के अंदर जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म है उन सब के बारे में। और अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं इस पूरे वर्ल्ड में दे आर कलेक्टिवली रिप्रेजेंटिंग बायोडाइवर्सिटी। सो फर्स्ट टर्म दैट वी आर इंट्रोड्यूसिंग हियर टुडे इज बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, सबसे पहले हम इसको समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंट्स ऑल द फॉर्म ऑफ लाइफ दैट इज एग्जिस्टिंग ऑन दिस प्लैनेट। सो all the form of life existing on this planet or our loving planet Earth is combinedly representing the biodiversity of this planet। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो IUCN ने एक डाटा रिलीज़ किया था 2004 में। तो IUCN की 2004 की डेटा को अगर हम लोग कंसिडर करें तो जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है, मतलब कि जितने भी लाइफ फॉर्म्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं उनका नंबर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियंस बताया है IUCN ने। बट कई स्कॉलर्स की माने तो उनका मानना है कि अभी बहुत सारे स्पेशीज़ जो है वो हमने अभी तक डिस्कवर नहीं किए हैं और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्पेशीज़ जो हैं वो डिस्कवर होने वाले हैं नियर फ्यूचर। अगर हम रॉबर्ट मे की डाटा की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कॉलर है ये भी रॉबर्ट मे। अगर रॉबर्ट मे के बायोडाइवर्सिटी के डाटा के नंबर को अगर हम एक्सेप्ट करें तो उनका मानना है कि जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है वो रेंज करती है नियर अबाउट 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियंस। आई होप कि आपको मिलियंस पता होगा, जस्ट आप 10th क्लास पास करके आप क्लास 11th में आए हो। मिलियन के बारे में आपको बताओ तो हमारे इंडियन नंबर्स में 10 लाख की जो वैल्यू होती है इज इक्विवेलेंट टू 1 मिलियन। सो रॉबर्ट मे के डाटा के अकॉर्डिंग 1.7 टू 1.8 मिलियन इज़ द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। अगर इस बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आउट ऑफ ऑल द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी विच इज़ 1.7 टू 1.8 मिलियन, इसके अंदर 70% जो है ना वो एनिमल कम्युनिटी है। एनिमल्स की बात करें तो आपको पता है कि एनिमल्स आर द हेटरोट्रॉपिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच लैक्स सेल वॉल, मतलब जिनके स्ट्रक्चर के अंदर सेल वॉल एब्सेंट हो और जो टोटली हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करे उनको आप एनिमल के अंदर कंसिडर करोगे। और रिमेनिंग अगर 22% की बात करें तो 22% के अंदर हम इंक्लूड करते हैं फंजाई को, प्लांटे को। तो नंबर ऑफ एनिमल्स जो है इज़ रेंजिंग वेरी वाइड एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स और फंजाई। वहीं पे अगर हम बात करें एनिमल्स की तो जितने भी एनिमल्स हैं इस पूरे वर्ल्ड में
उनमें 70% मतलब आउट ऑफ ऑल द एनिमल्स 70% ऑफ देम आर इंसेक्ट। तो अगर मैं एक लेमैन के लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो जितने भी एनिमल्स आप देखते हो तो 7 आउट ऑफ 10 एनिमल्स इज इंसेक्ट। तो इनकी बायोडाइवर्सिटी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा, बायोडाइवर्सिटी में इंसेक्ट का जो कंट्रीब्यूशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। खैर आगे अगर हम चले तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन की नीड के ऊपर ही। तो बच्चों आपको पता है कि एज अ ह्यूमन वी आर वेरी क्यूरियस टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट आवर सराउंडिंग। एक जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं उसमें एक ह्यूमन्स ही ऐसे हैं जो जिनको कंसस होता है अबाउट देयर सराउंडिंग। तो अलग अलग लाइफ फॉर्म्स जो डाटा के बेसिस पे हमने जो बात किया वो 1.7 टू 1.8 मिलियन जो रेंज करते हैं। तो हर इंडिविजुअल स्पेशीज़ के बारे में अलग से पढ़ाई करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, काफ़ी हेक्टिक टास्क है और एक्चुअली ये किया भी नहीं जा सकता। तो इसीलिए ज़रूरत पड़ी क्लासिफिकेशन की। तो स्कॉलर्स ने क्या किया ना कि ऑर्गेनिज्म को उनके सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। और कैसे ये डिवाइड किया, कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं, और आप अगर एक ग्रुप की स्टडी करोगे, एक ग्रुप के किसी एक इंडिविजुअल को आप पिक कर लो, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर लो, तो फिर आपके ग्रुप के बाकी एनिमल्स के बारे में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कुल मिला के ये जो क्लासिफिकेशन है ना वो हमारे स्टडी को काफ़ी ज़्यादा आसान बनाता है और काफ़ी कम मेहनत करके हम बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर मैं इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस अगर आपको बताऊँ तो सबसे पहले तो नीट एक तो आपको ये चैप्टर जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का आपको एक बेस प्रोवाइड करता है आपके आने वाले चैप्टर्स के अंदर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। जैसे कि आप फिजिक्स में पढ़ते हो तो बिना वेक्टर पढ़े हुए आपको आगे की चीज़ें समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है आपके लिए। वैसे ही बायोलॉजी में अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी आगे की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो नीट की, उसमें जो बायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा निर्भर करती है आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंडरस्टैंडिंग पे। और फिर अगर बात करें नीट के तो अगर प्रीवियस ईयर के एवरेजेस को निकाले तो कुल मिला के इस चैप्टर से आए दिन हर साल 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं और उसके अलावा आगे के चैप्टर्स को समझने में भी इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आई होप कि आप पूरे ध्यान से इस चैप्टर को कंसिडर करोगे, ध्यान से पढ़ोगे और जो भी आप पढ़ोगे आप वीडियोस से उसका नोट्स बनाने की कोशिश करोगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपको लिंक में प्रोवाइड किए जाएंगे उन सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर नाउ। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम यहाँ पे लेने वाले हैं दैट इज हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के चैप्टर की, तो कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको वहाँ पे प्रोवाइड की गई होगी कि क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री क्या है। और आपको शायद ये भी पता हो कि अभी जो जिस क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम एक्सेप्ट करते हैं और जिसके बेसिस पे हम पढ़ाई करते हैं वो है RH विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो बात आती है कि ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सिस्टम RH विटेकर ने डेवलप किया, क्या एक ही झटके में वो डेवलप हो गया? तो बच्चे बात ऐसी नहीं है, कई अटैम्प्ट्स लगे, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे अटैम्प्ट्स किए, बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने अटैम्प्ट्स लगाए और धीरे धीरे करके एक प्रोग्रेसिव टाइप का सिस्टम हमारा तैयार हुआ और तब जाके हम मोस्ट एडवांस सिस्टम जिसको कि आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के रूप में आने वाले इस वीडियो के आगे के हिस्सों में पढ़ोगे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन की जो शुरुआत की गई थी तो सबसे पहला अटेम्प्ट एरिस्टोटल के द्वारा लिया गया था। तो अगर एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें तो एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो नोन एज 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। और बहुत ही सिंपल क्राइटेरियाज को इस्तेमाल करते हुए एरिस्टोटल ने जितने भी लाइफ फॉर्म्स थे उसको 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया, विच आर द किंगडम प्लांटे एंड द किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटे बेसिकली इनका जो सिस्टम था वो मॉर्फोलॉजिकल स्टडी के ऊपर बेस्ड था, ऑर्गेनिज्म के मॉर्फोलॉजिकल स्टडी के ऊपर। मॉर्फोलॉजिकल स्टडी के मतलब ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पे। तो
किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया, ये दो किंगडम सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए थे एरिस्टोटल के द्वारा। फर्दर इन्होंने इसके अंदर भी ग्रुप्स तैयार किए, जैसे कि अगर मैं बात करूं प्लांटे के अंदर, तो प्लांट के हाइट के बेसिस पे एरिस्टोटल ने किंगडम प्लांटे को 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया, दैट इज हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। वहीं पे अगर मैं किंगडम एनिमेलिया की बात करूं तो आरबीसी प्रेजेंट है या एब्सेंट, इसके बेसिस पे एनिमेलिया को 2 फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। आरबीसी यू वेरी वेल नो, रेड ब्लड सेल्स। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के चैप्टर में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे हम आरबीसी के बारे में। तो एनिमेलिया को डिवाइड किया गया 2 ग्रुप्स के अंदर। इफ़ आरबीसी इज़ प्रेजेंट, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर आरबीसी तो होते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर आरबीसी जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो 2 ग्रुप के अंदर उन्होंने डिवाइड किया, एक ऐसा वाला ग्रुप जिसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट है, एंड सेकेंड इज दैट ग्रुप वेयर द आरबीसी इज एब्सेंट। तो एरिस्टोटल ने उन सारे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर आरबीसी प्रेजेंट था, ही कॉल्ड देम एज एनाइमा, एंड ऑल दोज ग्रुप जिसके अंदर आरबीसी इज एब्सेंट, एरिस्टोटल कॉल देम एनाइमा। तो ये एक ओवरव्यू है एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन सिस्टम का। अगर इस क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें तो क्राइटेरिया जो यूज़ किए गए थे एरिस्टोटल के द्वारा वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं थे और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा लूप होल्स थे इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में। तो इसके लिए ज़रूरत पड़ी एक बेहतर क्लासिफिकेशन सिस्टम की जो ऑर्गेनिज्म को एक बेटर वे में कैटेगराइज कर सके। तो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट लिया गया लिनियस के द्वारा, और अब हम बात करेंगे लिनियस के क्लासिफिकेशन सिस्टम की। कार्लोस लिनियस, आपने नाम तो इनका सुना होगा अपने पीछे की क्लासेस में। तो अगर कार्लोस लिनियस की क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें तो इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम को भी हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहते हैं। तो जस्ट लाइक लिनियस और जस्ट लाइक एरिस्टोटल, लिनियस ने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 ही ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया था, दैट इज किंगडम प्लांटे एंड एनिमेलिया। बट इन्होंने कुछ क्राइटेरियाज डिफाइन किया, कुछ बेटर क्राइटेरियाज डिफाइन किया जिस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को प्लांटे और एनिमेलिया के अंदर क्लासिफाई किया जाना था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्राइटेरिया क्या इस्तेमाल किया गया लिनियस के द्वारा। सो क्राइटेरियाज विच वॉज यूटिलाइज्ड बाय लिनियस, अगर जो क्राइटेरियाज हम यहाँ पे अभी मेंशन करने वाले हैं, आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर कि बहुत सारे कैरेक्टर्स और क्राइटेरियाज आपको दिए गए होंगे और आपको चुनना होगा कि इनमें से कौन सा क्राइटेरिया लिनियस के द्वारा अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में इस्तेमाल किया गया था या फिर लिनियस के द्वारा क्लासिफिकेशन सिस्टम में इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो ये सारे क्राइटेरियाज आपको बेहद सही तरीके से याद होनी चाहिए और विदाउट एनी कन्फ्यूज़न। सबसे पहला क्राइटेरिया जो इस्तेमाल किया था कार्लोस लिनियस ने, दैट वाज प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल है या नहीं है। तो लिनियस के अकॉर्डिंग ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, लिनियस ने उन सारे ऑर्गेनिज्म को कंसीडर किया एज प्लांट, और अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो उन सारे ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया गया लिनियस के द्वारा एज एनिमल्स। बहुत ही सिंपल सा ये क्राइटेरिया है कि सेल वॉल अगर प्रेजेंट है तो उसको प्लांट माना जाएगा, और इफ द सेल वॉल इज एब्सेंट देन इट विल बी केप्ट इनसाइड द कैटेगरी ऑफ एनिमल्स। अगर सेकेंड क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो जो सेकेंड क्राइटेरिया इस्तेमाल किया गया था लिनियस के द्वारा, दैट वाज लोकोमोशन।
You all very well know locomotion is the property of organism to change its place. एक जगह से दूसरे जगह जाने की एबिलिटी को लोकोमोशन कहते हैं. तो लिनियस के अकॉर्डिंग प्लांटे के अंदर ये वाला जो प्रॉपर्टी था ना वो एब्सेंट था. मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लोकोमोशन शो करते हैं या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको प्लांट किंगडम के कैटेगरी में डाला जाएगा, उनके अंदर लोकोमोशन इज एब्सेंट. एंड दोज विच आर केप्ट इनसाइड द किंगडम प्लांटे, वहाँ पे लोकोमोशन होनी चाहिए. मीन्स एनिमल्स आर दोज विच शोज लोकोमोशन एंड प्लांट्स आर दैट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर द लोकोमोशन इज एब्सेंट. अगर मैं तीसरी क्राइटेरिया की बात करूँ तो थर्ड क्राइटेरिया वाज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Nutrition means you very well know the process or the way of intaking food. तो mode of nutrition की बात करें तो according to Linnaeus, all those organisms which shows autotrophic mode of nutrition must belong to kingdom Plantae. And all those organisms which shows heterotrophic organism must be kept inside the kingdom Animalia. सो ये तीन इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज थे विच वॉज यूटिलाइज्ड बाय लिनियस. अगर नेक्स्ट क्राइटेरिया जो मैं एक्सप्लेन करूँ तो दैट इज रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. अब एक्सटर्नल स्टिमुलाई मीन्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज या एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस विच इज़ प्रोड्यूस टू द ऑर्गेनिज्म. तो अगर मैं बात करूँ किंगडम प्लांटे की तो ऑल दोज ऑर्गेनिज्म विच बिलोंग टू किंगडम प्लांटे दे शो वेरी पुअरली डेवलप्ड रिस्पॉन्स टुवर्ड्स एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई. सो इनके अंदर रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज पुअरली डेवलप्ड. एंड अगर मैं बात करूँ the organism which is belonging to kingdom Animalia, तो यहाँ पे response to the external stimuli is very well developed. So यहाँ पे हमने लिनियस के द्वारा इस्तेमाल किए गए 4 क्राइटेरियाज को मेंशन किया. One more criteria I would like to add here on the top. I hope आपने इसे कॉपी कर लिया होगा. एक और क्राइटेरिया लिनियस ने इस्तेमाल किया था विच इज़ इम्पॉर्टेंट एंड आई वुड लाइक टू एड इट हेयर ऑन द टॉप, एंड दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लेक्चर में जब हमारी प्रोग्रेस आगे की तरफ होगी तो हम वहाँ पे किंगडम पढ़ेंगे कॉल्ड किंगडम प्रोटिस्टा. तो किंगडम प्रोटिस्टा के जनरल फीचर्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. तो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है फॉर द टाइम बिंग आप ये जान जाओ कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ ऑस्मोरेगुलेटरी स्ट्रक्चर एंड इट हेल्प्स इन वाटर बैलेंसिंग इनसाइड द ऑर्गेनिज्म. तो ऑस्मोरेगुलेटरी स्ट्रक्चर है ये. और इसके प्रेजेंस की बात करूँ तो लिनियस ने ये माना कि प्लांट किंगडम के अंदर जिन ऑर्गेनिज्म को डाला जाएगा वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल विल बी एब्सेंट. सो द मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटे लैक्स कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड द मेंबर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया दे हैव प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. सो these are the criteria which was utilized by Linnaeus for the classification of organism into 2 kingdoms. You need to remember all these criteria. और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अभी कमिंग पार्ट ऑफ द लेक्चर में कि क्या लिमिटेशंस थी, क्या डिमेरिट्स थे इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में, क्या कमियां रह गई थी और उसको दूर कैसे किया गया. इसको फर्दर हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. टिल देन स्टडी वेल.